हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर एस अग्रवाल की बुक है ना मैथ्स की, उसमें आज हम अपनी एक्सरसाइज 3D करने वाले हैं। आपको पता है कि चैप्टर आपके पास एक्सपोनेंट चल रहा है यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन प्लस केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो हम हर चैप्टर के असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर की बारी है। तो स्टार्टिंग में आपको वही बता रखा है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो आपके असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब आपको पता ही चल गया होगा, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पर, तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। पहले एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं, देन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहे असर्शन हमारे को दे रखा है -2 की होल पावर 3 है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है। और रीज़न उन्होंने हमारे को क्या दिया, फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर एंड एनी नेचुरल नंबर n एक्स एन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कह रहे कि कोई भी अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और कोई भी एक नेचुरल पावर उसके ऊपर लगी हुई है, कोई भी नेचुरल नंबर लगी है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बट ऐसा नहीं है, ये रीज़न तो उन्होंने गलत ही लिखा है, फॉल्स रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ और उसकी पावर 4 लगा दूँ, जो कि एक नेचुरल नंबर है, पर जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ तो मेरे चारों माइनस ये आपस में कट जाएंगे, कट हो गए ना, तो मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव का 16 आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा आपका आंसर जब आप एक्सपोनेंट में करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। डिपेंड करता है उस पर जो एक्सपोनेंट लगी हुई है, जो पावर लगी हुई है, वो ऑड नंबर में लगी हुई है या इवन नंबर में लगी हुई है। इसलिए इसका रीज़न फॉल्स है और इसका असर्शन ट्रू है। तो जब भी रीज़न फॉल्स होता है और असर्शन ट्रू होता है, तो उस केस में हमारा आंसर होता है सी। क्लियर। नाउ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन 1 to 4 है आपके पास यहाँ पर। असर्शन में आपसे क्या कह रहा है, 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो यहाँ आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है इज इक्वल टू 1, जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है ना, तो इसका मतलब ये पूरा 1 होगा और ये पूरा 1 होगा। तो दोनों मिला के तो 2 होने चाहिए थे ये, पर इन्होंने 1 लिखा, तो इनका तो असर्शन ही फॉल्स है। तो इसका आंसर सीधा सीधा डी आ जाएगा, क्योंकि डी वाले ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हमारे पास असर्शन फॉल्स होता है और रीज़न क्या होता है, हमारे पास ट्रू होता है। क्लियर। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 3/5 की पावर 2 प्लस 4/5 की पावर 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो अगर हम एक बार इसको सॉल्व करके देख लें तो पता चल जाएगा। तो 3/5 इंटू में 3/5 कर दिया, प्लस 4/5 इंटू में 4/5, तो 9/25, और यहाँ आ गया 16/25। 9 और 16 को मैं प्लस कर सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 25/25 कट होके 1 आ रहा है। तो असर्शन तो ट्रू है। अब रीज़न चेक कर लो। कह रहे फॉर एनी फ्रैक्शन a/b, कोई भी फ्रैक्शन जो होता है तो उसमें a/b की पावर m और a/b की पावर n को हम ये लिख सकते हैं, a/b की होल पावर m+n। इसका रीज़न फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो आप ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तब लगता है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लाई और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बट यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न फॉल्स है और असर्शन ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपसे अगेन एक असर्शन दे रखा है, 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3 है, तो क्या मैं उसको ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, बीच में मल्टीप्लाई था, बेस सेम था, तो पावर ऐड हो गई। फॉर एनी फ्रैक्शन a/b वी हैव, अगर हमारे पास ये लिखा हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके असर्शन में दूसरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है मल्टीप्लाई वाली, और इसकी रीज़न में दूसरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है पावर के ऊपर पावर वाली। है दोनों सही, पर रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में अगेन एक असर्शन है, 2/3 की पावर 4 का जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा 3/2 की पावर -4। कह रहे हैं 3/2 की पावर का इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, तो इसका असर्शन तो हमारे पास ट्रू है, क्योंकि अगर हम 2/3 की पावर 4 है
इसकी पावर नेगेटिव करनी हो तो इसका बेस चेंज कर दो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। पर जो इसका रीज़न है उसमें क्या कह रहा है, इफ़ a अपॉन बी इज़ अ नॉन ज़ीरो फ्रैक्शन, एक ये नॉन ज़ीरो फ्रैक्शन है और जो इस पे पावर m है वो भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, तो b अपॉन ए एम जो है इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन बी एम, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि b अपॉन ए एम का रेसिप्रोकल क्या होगा, a अपॉन बी, और m की पावर नेगेटिव होगी पर यहाँ पावर पॉजिटिव है, तो इसलिए ये फॉल्स है, इसका आंसर सी आ जाएगा। इसमें असर्शन तो ठीक है लेकिन मेरा रीज़न गलत है। क्लियर हो गया? चलिए अब केस स्टडी के क्वेश्चन है 5 to 8 वाला जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी का है, क्या है देखते हैं। कह रहा है अ मोटरसाइकिल परचेज फॉर ₹218,700 लॉसेस 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर। राकेश परचेज दिस मोटरसाइकिल एंड ही इवेलुएट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हो क्या रहा है, एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, ठीक है, खरीदी कितने में थी, 218,700 में खरीदी थी। हर साल उसकी वैल्यू 2/3 से कम हो रही है, हर साल उसकी वैल्यू 2/3 से कम हो रही है। तो राकेश है, उसने ये मोटरसाइकिल खरीदी थी और वो हर साल के एंड में इसकी वैल्यू निकाल रहा है कि कितनी होगी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर एन ईयर। तो एन ईयर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो मैच हो रहा है वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो वो हर साल उसकी 2/3 वैल्यू कम हो रही है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू सिर्फ 1/3 ही तो बच रही है, क्योंकि 2/3 से तो वो ख़राब हो रही है, कम हो जाती है। तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू इसकी 1/3 होगी, जो कि ये रहा। 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 1/3 करके करोगे तो आ जाएगी। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसका 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो आपने 3 बार 1/3 कर दिया, ये हो जाएगी 3 साल के बाद। तो ऐसी एन ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 1/3 एन इंटू में 218,700, यही होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो कहाँ लिखा है, सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी है। आपको ये नहीं बताना कि कितनी वैल्यू कम हुई है, आपको ये बताना है कि एट द एंड nth ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची है। तो बची तो 1/3 वैल्यू है ना, हर साल के बाद 1/3 वैल्यू बच रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम 1/3 से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3rd ईयर। अब 3 सालों के बाद बताओ उस मोटरसाइकिल की कितनी वैल्यू रह जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू ये है, तो 218,700, तो पहले साल में इतनी कम हुई होगी, दूसरे साल में इतनी, और तीसरे साल का मैंने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको बहुत ईजिली हम कट कर सकते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको एक बारी 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 218,700 है। जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, एक 3 से कट किया, तो 72900 आ गया। अभी 2 3 और हैं, तो एक 3 से और कट कर दिया तो 24300 आ गया। अभी एक 3 और है, ठीक है, अभी उससे अगर मैं कट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8100। तो उसकी वैल्यू 3 सालों के बाद 8100 हो गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी से ही रिलेटेड है अभी। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल बी लेस देन 500। कितने साल लग जाएंगे कि उसकी वैल्यू मोटरसाइकिल की 500 रुपये से कम हो जाए, क्योंकि हर साल डिक्रीज़ हो रही है तो एक टाइम के बाद हो ही जाएगा। तो 3 सालों के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 3100 हो गई है, 8100 हो गई है 3 साल के बाद, है ना। तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इसको एक बारी और कर देती हूँ मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड, तो 2700 हो जाएगी 4 साल के बाद। 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इसका 1/3 बचेगा सिर्फ, इसका मतलब 5 साल के बाद 900 बचा है बस। और 6 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 उसकी वैल्यू। तो 6 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 500 से कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह रहे हैं बाय हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डिक्रीज इन 4 ईयर। 4 सालों में उसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी डिक्रीज़ हुई है वो आपको यहाँ पर बताना है। टोटल जो डिक्रीज़ हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कितने से डिक्रीज़ हुई है, तो देखो सबसे पहले साल में उसकी वैल्यू थी, इस सबसे पहले साल उसकी वैल्यू 2/3 से कम हुई थी। अब यहाँ डिक्रीज़ का केस बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपके पास था 218,700,
इसका 2/3 गया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो 218700 है, फर्स्ट ईयर में इसका 2/3 चला गया था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 218700 को पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो बची हुई वैल्यू है वही तो आपने अगले साल यूज़ की होगी, बची हुई वैल्यू को। ठीक है, तो अब वैल्यू बची कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 218700 माइनस कर दोगे, तो सेकेंड ईयर में आपके पास इतनी वैल्यू है, इतनी है ना। अब इसका 2/3 आपके पास चला गया, ख़राब हो गया, तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल आपका इतना लॉस हो रहा है। तो अब थर्ड ईयर में आपके पास कितनी वैल्यू बची है, तो 72900 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 48600 को, तो आपके पास इतनी वैल्यू बची है। तो 3 सालों थर्ड ईयर में फिर इसका डेप्रीशिएशन लगा होगा, डेप्रीशिएट हो गई ये वैल्यू, तो मैंने क्या किया, वही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इतने से वैल्यू कम हो गई। तो अब फोर्थ ईयर में कितनी वैल्यू बची, तो 24300 में से इतनी वैल्यू तो 16200 ख़राब हो गई, तो 8100 बची। अब अगर मैं इसका 2/3 देखती हूँ जो कि फोर्थ ईयर में लग रहा है मेरे पास, तो 2 से इंटू करके 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो 5400। क्वेश्चन में वो कह रहा था कि 4 सालों में कितनी डिक्रीज़ हुई है, इतनी डिक्रीज़ हुई है। मतलब अगर हम इनको टोटल कर दें तो फर्स्ट वाले में 145800 में मैंने क्या किया, 48,600 को प्लस किया, देन 16,200 को प्लस किया, देन 5400 को, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 216000। तो इन 4 सालों में उसकी इतनी वैल्यू जो है वो कम हो गई। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए कंप्लीट ये वाला केस स्टडी। अभी एक और है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन एक केस स्टडी है, 4 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं रामलाल इज इन चार्ज ऑफ लेबोरेटरी इन अ बैक्टीरिया कल्चर अंडर ऑब्जर्वेशन इन हिज लेबोरेटरी द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी ईयर व्हेन रामलाल स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन देयर वर 100 बैक्टीरिया। रामलाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पता है, एक लेबोरेटरी में इंचार्ज है, तो उसने वहाँ देखा कि जो वो बैक्टीरिया है ना वो हर घंटे में डबल हो रहे हैं, एवरी आवर वो डबल हो रहे हैं। तो जब रामलाल ने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी उस टाइम ना 100 बैक्टीरिया थे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द बैक्टीरिया पॉपुलेशन आफ्टर एन आर। तो एन आर के बाद कितने होंगे, देखो हर घंटे में डबल हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे के बाद 200 हो जाएंगे, तो आपने क्या किया, इसको 100 इंटू 2, फिर 2 घंटे के बाद इसका भी डबल हो जाएगा, 200 का डबल 400, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 फिर 3 घंटे के बाद इसका डबल हो जाएगा, तो 2 तो n आवर्स के बाद कितना होगा 100 इंटू में 2n, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 10th क्वेश्चन है आपके पास, द पॉपुलेशन साइज ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 घंटे के बाद कितना होगा। तो जब उसने स्टार्ट किया था तो 100 था, तो पहले घंटे में 200 हो गया होगा, डबल हो गए, 200 का अगर आप यहाँ पर डबल करोगे दूसरे घंटे में 400 हो गया होगा, 400 का डबल करोगे तो 800 हो गया, तो 3 घंटे के बाद 800 हो गए। क्लियर। कह रहा है हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी देयर इन अ कल्चर आफ्टर 1 डे। एक दिन में, तो एक दिन में तो आपके पास 24 आवर्स होते हैं और वो हर घंटे डबल हो रहे हैं, तो फिर एक दिन का कैसे निकालोगे, तो 100 इंटू 2 की पावर 24, क्योंकि जब आप 2 आवर्स का निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 100 इंटू में 2 की पावर 2 कर रहे हो, 400 तभी तो आ रहा है आंसर, है ना। तो 24 आवर्स के लिए क्या करोगे, 100 इंटू 2 की पावर 24 कर दोगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट में कह रहे हैं 12th वाला, रामलाल ऑब्जर्व द कल्चर आफ्टर एवरी 1 आवर, वो हर एक घंटे के बाद देख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर विच द पॉपुलेशन साइज ऑफ द बैक्टीरिया विल बी लार्जर देन 3000।
कितने घंटे लग जाएंगे कि 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए उस बैक्टीरिया की, वो आपको यहाँ बताना है। तो पहले घंटे में 200 थे, दूसरे घंटे में 400 थे, तीसरे घंटे में 800 थे। 800 का डबल करोगे 1600, 1600 का डबल करोगे 3200, आ गया 3000 से ज़्यादा। तो ये 1 आवर है, ये 2 आवर के बाद है, ये 3 आवर के बाद है, ये 4 आवर के बाद है, ये 5 आवर के बाद है। इसका मतलब 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे के बाद जो पॉपुलेशन साइज़ होगी बैक्टीरिया की वो 3000 से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। तो पूरी एक्सरसाइज 3D हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असर्शन और रीजनिंग भी है और साथ के साथ इसके अंदर आपको केस स्टडी भी दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।